Hi, this is Imara and this is my show प्योर हिस्ट्री। आज का शो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए है क्योंकि आज मैं इतिहास का वो पन्ना पलटने जा रही हूँ जिसे इतिहासकारों ने या समाज ने सोशल होने का ठप्पा लगा के रखा है कि इंसान कौन सोशल है और कौन सोशल नहीं है। कोठे पर काम करने वाली औरतें वेश्या कहलाती हैं, पर कोठे पे जाने वाले पुरुष इज्जतदार है। ये कौन सी दोगली मानसिकता है जो समाज में चली आ रही है। पूरी दुनिया में जब आदि मानव थे तो क्लासलेस सोसाइटी थी। जब समाज बना, सिविलाइजेशन बना, तो मत प्रधान सभ्यता थी। सारा चीज़ औरतों के अधिकार में था और माँ के नाम पे सब कुछ होता था, क्योंकि उन लोगों के पास इतना तो दिमाग था कि जो कुछ है वो सब औरत ही है, और वो अपने बच्चों को अपने माँ का ही नाम दिया करते थे। क्योंकि जिस ढंग का जो दर्द होता है, जिसे लेबर पेन कहा जाता है, जो दर्द औरत एक बच्चा पैदा करने में बर्दाश्त करती है, उसी बराबर उससे भी कम दर्द में मर्द को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। तो कितनी शक्तिशाली होती है औरत, और उसी औरत का इतना मजाक उड़ाया जाता है। लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है औरतों की वजह से होता है। इसलिए मातृ प्रधान सभ्यता थी, और जब घोड़े का आविष्कार हुआ तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई। मर्द बाहर काम करने के लिए निकले और औरतों को घर में बंद रखा कि आप घर का काम करो, यानी घर में काम का बंटवारा हुआ कि घर का काम औरतें देखेंगी और बाहर का काम मर्द करेंगे, और कोई बात नहीं थी। घोड़े के आविष्कार होने के बाद लोग जो है बाहर निकलने लगे। फिर वो औरतों को धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे, साज सज्जा की वस्तु समझ गए, सेक्स सिंबल समझ गए, और अच्छी औरत और बुरी औरत का भेद बताने लगे। कौन सी अच्छी औरत है, कौन बुरी औरत है। और समाज में ये चीज़ें भी घोलने लगे कि औरत औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि औरतों को बताया गया कि तुम अच्छी औरत हो और ये बुरी औरत है, ये बुरी है और तुम अच्छी हो। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें बचपन से भरी गई और वो इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करने लगी। औरत को औरत का दुश्मन बनाया गया, लेकिन औरतें समझ नहीं सकी। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि किस ढंग से पुरुष प्रधान सभ्यता है कि एक 60 साल का हीरो 20 साल की लड़की को अपनी हीरोइन बनाता है, और वही लड़की जो 20 साल पहले उसकी हीरोइन थी उसे अपनी माँ का रोल देता है। ये कौन सी दोगली मानसिकता है। क्योंकि मर्द घोड़ा होता है और वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। औरतें बूढ़ी हो जाती हैं और उसे बूढ़ी बना दिया जाता है कि भाई आप तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। एक मजाक की वस्तु, हर चीज़ में जो मजाक है वो औरतों पे ही किया जाता है, एक व्यंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस ढंग से आज के डेट में 21st सेंचुरी में जब औरतों की ये पोजीशन है, तो आप सोचो हज़ारों साल पहले औरतों की पोजीशन क्या रही होगी और वो किस ढंग से अपने आप को सरवाइव कर रही होंगी। मैं कहानी उस ज़माने की सुनाने जा रही हूँ जब सिविलाइजेशन का जन्म हो चुका था, समाज बन चुका था। यानी पूरे दुनिया में 4 सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है। सबसे पुराना मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला फुरात नदी के पास हुआ, दूसरा चाइना की सभ्यता येलो रिवर हांगो सभ्यता, और तीसरा नील नदी सभ्यता जो मिस्र में हुआ, और चौथा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता। ये चारों सिविलाइजेशन का जन्म हो चुका था और दुनिया आगे बढ़ रही थी। लोगों के पास दिमाग आ चुका था, लोग बढ़ रहे थे, और इंसान के साथ धीरे धीरे जैसे औरतों की पोजीशन शुरू में अच्छी थी और धीरे धीरे करके औरतों की पोजीशन को बिल्कुल वर्स्ट कर दिया गया था। यानी समाज में औरत सिर्फ सेक्स सिंबल थी,
जैसे मैंने पहले कहा कि शरीफ औरत और ख़राब औरत। और कहने का मतलब ये है कि औरतों को बहुत ज़माने पहले से ही सती किया जा रहा था। इंडिया में सती प्रथा थी, बाकी दुनिया में नहीं था, पर औरतों की पोजीशन पूरे दुनिया में ही ख़राब रही है। इवन सऊदी अरब, मक्का, मदीना, सब जगह औरतों की पोजीशन ख़राब थी इस्लाम आने से पहले। तो औरतों को सती करने लगे प्यार के नाम पर कि और अच्छी औरत है वो तो अपने पति के साथ मर जाएगी और जो ख़राब होगी वो ज़िंदा रहेगी। क्यों भाई? और जितना भी जो दोष है और जो बिल है फाड़ा कि वही मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, ये सारे लोगों के आने की वजह से सती प्रथा हुआ, लोग सती करने लगे। पर ये बिल्कुल गलत है। सती प्रथा भारत में बहुत पुराना है, जनपद महाजनपद के काल से होते आया है, इसका लिखित प्रमाण भी मिला है। और वो तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात 1987 4 सितंबर 1987 में राजस्थान में एक केस हुआ था जिस लड़की का नाम था राज कंवर, जो सिर्फ 18 साल की थी। उसके पति के मर जाने के बाद साज सज्जा सामान के साथ धूमधाम के साथ उसको सती किया गया था 1987 में। ये तो समाज के सामने हुआ था। और छुप छुप के कितना होता होगा। उस वक्त कौन से अंग्रेज़ आए थे और कौन से मुग़ल आए थे उनकी इज़्ज़त को लूटने के लिए? कोई नहीं आया था। फिर ये घटना कैसे घटी? अगर ये घटी है तो इसका मतलब कुछ तो बातें होगी, अंदर अंदर ये चल रही थी, बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें औरतों की पोजीशन दिखाया जाता है कि किस ढंग से उसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उसे टॉर्चर किया गया है। अब मैं आती हूँ उस कहानी पे, जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उस लेडी की। वो है नील नदी सभ्यता की कहानी, यानी कि मिस्र की, इजिप्ट की। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक ऐसी लेडी की जो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लाल लाल बालों वाली लड़की, बिल्कुल उसके बाल लाल थे, आंखें खूबसूरत, आवाज़। उस लड़की का नाम था क्लियोपैत्रा। ये कहानी है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का मिस्र पर भी शासन था, पूरी दुनिया पे कब्जा था। पूरे दुनिया पे 3 लोगों ने कब्जा करके रखा था, डिक्टेटर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज़ खान और जूलियस सीजर। ये तीनों ने पूरी दुनिया पे, और सबसे ज़्यादा चंगेज़ खान का कब्जा था, उससे ज़्यादा किसी ने नहीं जीता है। तो ये कहानी है मिस्र की। मिस्र में जब अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है और वो सब, उसका शासन ख़त्म हो जाता है, तो उसी का जनरल, कमांडर, सेनापति आप कह सकते हैं टॉलमी था, जिसने मिस्र में टॉलमी डायनेस्टी की स्थापना करता है और उसे आगे बढ़ाता है। वहाँ का वो राजा बनता है और धर्मगुरु भी बनता है। उस ज़माने में नाम एक ही होते थे और आगे 1 2 3 4 आगे लगाया जाता था। तो टॉलमी ने इस डायनेस्टी की स्थापना की और ये ऐसी सभ्यता थी जहाँ सगे भाई बहनों की शादी होती थी हमेशा। धन संपत्ति और राजपाट के लिए ये चीज़ें होती थी। पूरे दुनिया में ऐसी चीज़ें होती थी, सिर्फ मिस्र में नहीं। और जहाँ तक आज का ख्याल है, यानी आज के समाज में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ सगे भाई बहनों की शादी होती है। सगे यानी दूर का नहीं। इस्लाम में दूर के भाई बहनों में शादी होती है, सगे में नहीं होती है। सगे भाई बहन की शादी होती है, एक तरह की परंपरा है। इस एक अलग विषय है, मैं अलग वीडियो बना के बता सकती हूँ। तो मैं कहानी बताने जा रही हूँ क्लियोपैत्रा की, यानी टॉलमी 12, यानी 1 2 3 जिसने स्थापना की थी वो 1 था। टॉलमी 12 यानी क्लियोपैत्रा के पिता, उनका नाम था टॉलमी 12 यानी 12। ये उनकी कहानी है। तो उस वक्त क्लियोपैत्रा की उम्र सिर्फ 14 साल की थी और क्लियोपैत्रा के जो माता पिता थे वो भी सगे भाई बहन ही थे। उस ज़माने में राज संपत्ति सत्ता को बचाने के लिए सगे भाई बहनों में शादी की जाती थी। तो जब क्लियोपैत्रा 14 साल की हुई
तो उसके पिता ने उसे अपनी रानी बना लिया और उसे रानी बना दिया गया और रानी बन गई सिर्फ 14 साल में, यानी वो अपने पिता की वाइफ बन गई। उसके बाद उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके पिता की मौत हो जाने के बाद वसीयत में उसके पिता ने अपने पूरी संपत्ति राजपाट अपने बेटे और क्लियोपैत्रा के नाम कर गए। ये क्लियोपैत्रा 7 थी, यानी 7 नंबर, और जो उसका भाई था वो टॉलमी 14 था, नाम कर गए। अब प्रॉब्लम ये आया कि उस ज़माने में भी पुरुष प्रधान सभ्यता थी। कोई लड़की राजा नहीं बन सकती थी, रानी बन सकती थी, राजा नहीं बन सकती थी, क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी चाहिए था उसे, तभी वो राज कर सकती थी। और साथ में धार्मिक गुरु भी नहीं बन सकती थी। तो संपत्ति में तो उसे अधिकार मिल गया, पर उस ज़माने के जो लोग थे, धार्मिक गुरु लोग, समाज के लोग, उन्होंने देखा कि अगर ये लड़की बन जाएगी तो बहुत बुरा होगा। तो लोगों ने प्लान किया कि क्लियोपैत्रा को जान से मार दिया जाएगा। तो क्लियोपैत्रा पे जानलेवा हमला किया गया, पर क्लियोपैत्रा जो है अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकली और वो सीरिया चली गई। और सीरिया जाकर उसने अपनी खुद की सेना बनाई और सेना बनाने के बाद बहुत मेहनत किया कि अपनी सेना के साथ वो काम करने जा रही थी। पर उससे क्या होगा, मिस्र सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी। तभी उसे पता चला कि उसी वक्त वहाँ पे जूलियस सीजर आया हुआ था, उसे उससे मिलना था, उससे मदद लेनी थी। और क्लियोपैत्रा बला की खूबसूरत थी, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी खूबसूरती। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल की थी, 18 साल की थी। उसके बाद क्लियोपैत्रा बहुत ड्रामेटिक स्टाइल में जो है अपने एक आदमी को बोलती है कि मुझे कारपेट के अंदर, कालीन के अंदर लपेट के ले जाओ और सिर्फ जूलियस सीजर के सामने ही खोलो। तो जब कारपेट के अंदर वो जाती है और उसे खोला जाता है तो अंदर से वो निकलती है और देखते ही जूलियस सीजर उस पर फिदा हो जाता है और पागल हो जाता है। ऐसी खूबसूरत लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। उसके बाद उन दोनों का प्रेम संबंध शुरू होता है और क्लियोपैत्रा ने बहुत चालाकी से उससे ये करवाती है कि उसने जो उसका भाई था टॉलमी 14, उसको जान से मरवा दिया जाता है और क्लियोपैत्रा को राजपाट दे दिया जाता है, यानी मिस्र की पूरा इजिप्ट की सभ्यता उसे दे दिया जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा शासक था, उसने वो कर दिया। उसके बाद लेकिन फिर भी कोई ना कोई आदमी चाहिए था, क्योंकि वो तो सिर्फ रानी बन सकती थी और जूलियस सीजर शादीशुदा था, उसने शादी किया नहीं। उसके बाद वो क्या होता है कि जूलियस सीजर जो है वहीं पे रहता है और ये जो है अपने उससे भी छोटे भाई, यानी 7 साल का था टॉलमी 15, उससे शादी होती है, राजा उसका भाई बनता है और वो शादी करके रानी बन जाती है। वो अपना राज चलाने लगती है जूलियस सीजर के साथ और वो दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। वो प्रेमिका जूलियस सीजर की होती है और शादी वो अपने भाई से करती है। उन दोनों का एक बच्चा भी पैदा होता है जिसका नाम रखा गया टॉलमी सीजर, यानी कि जायज़ और नाजायज़, यानी सभी नाजायज़ थे, जायज़ और नाजायज़, टॉलमी सीजर। लेकिन अचानक किसी दुश्मन ने जूलियस सीजर की हत्या कर दी और जूलियस सीजर मारा जाता है। ये वही जूलियस सीजर था जिसे मैंने पहले बताया है, जिसने कैलेंडर का इन्वेंट किया था। और अब तो क्लियोपैत्रा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है कि अब क्या होगा, उसको मार दिया जाता है और किसी भी वक्त इसकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो फिर वो क्या करती है कि वो वापस आती है रोम, क्योंकि जूलियस सीजर रोम साम्राज्य, इतना बड़ा रोमन साम्राज्य का राजा था वो। उसके बाद आती है और वहाँ उसी का जूलियस सीजर का एक सेनापति, जनरल कमांडर आप कह सकते हैं, वो था मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी को भी अपने आ करके उसे वो आप सेड्यूस कर सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, वो सरवाइव करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही थी। और दोनों का प्रेम संबंध शुरू होता है। वो मार्क एंटोनी से हेल्प मांगती है और हेल्प मांगने के बाद वो क्या करती है, उसे पूरी मिस्र की सत्ता उसे दे देता है। अब इतना पावरफुल मार्क एंटोनी ग्रीक रोम का बादशाह बन जाता है। अब वो क्लियोपैत्रा से शादी भी कर लेता है। वो इतना पागल था उसके पीछे कि उससे शादी भी कर लेता है और शादी करने के बाद उसके 3 बच्चे भी होते हैं। पर क्लियोपैत्रा अपने भाई की भी पत्नी होती है और इसकी भी पत्नी होती है। फिर इतने दिनों के बाद अभी रानी तो वो बनी रही है, वो बादशाह नहीं बन सकती है। तो वो क्या करती है कि अपने 3 साल के बेटे को, जो टॉलमी सीजर था,
उसको मिस्र का बादशाह बना देती है और ख़ुद रानी बन के राज करती है। काफ़ी दिनों तक इन दोनों का प्रेम संबंध चलता है और संबंध चलने के बाद अब ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगता है। इस पॉलिटिक्स में क्या होता है, ऑक्टिवा नाम का एक वहाँ का धर्मगुरु था, यानी आप लीडर कह सकते हैं। तो उसने एक अफवाह फैलाता है, वो एक अफवाह फैलाता है, ऑक्टिवियन उसका नाम था, रोमन लीडर था, कि क्लियोपैत्रा की मौत हो गई है, वो मर गई है। जब मार्क एंटोनी को ये पता चलता है तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की सच्ची मोहब्बत थी। क्लियोपैत्रा को भी पहली बार सच्चा प्यार हुआ था और दोनों में बहुत ही मोहब्बत थी। तो क्या करता है मार्क एंटोनी, अपनी ही तलवार निकाल करके अपनी जान दे देता है और वो मर जाता है। उसके बाद क्लियोपैत्रा को वहाँ खबर मिलती है कि क्लियोपैत्रा जो है सुनती है कि मार्क एंटोनी की मौत हो गई है। अब वो क्या करेगी, अब तो वो बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि प्यार भी करती थी। तो सिर्फ 39 के एज में क्लियोपैत्रा भी खुदकुशी कर लेती है और खुदकुशी कर लेती है। उसके पास एक पालतू सांप था, उससे अपने आप को डसवा लेती है और कुछ कहते हैं कि उसने जहर खा लिया, क्योंकि वो भी उसके बगैर रह नहीं सकती थी। तो सिर्फ 39 के एज में उसने खुदकुशी कर लिया, यानी दोनों ही मर जाते हैं इस कहानी में। पर कहानी ये होती है कि जिसका जन्म हुआ था 69 BC में, यानी क्लियोपैत्रा का, वो सिर्फ 39 में अपने आप को ख़त्म करती है, अपने शर्तों पे जीती है। उसे हमेशा सेक्स सिंबल, सेड्यूस क्वीन, यानी ऐसे पेश किया गया जैसे कि वो बहुत ही ख़राब औरत थी, पर वो बहुत ही एजुकेटेड थी। शी वॉज वेरी एजुकेटेड वुमेन। उसे 12 भाषाओं का ज्ञान था, 12 लैंग्वेजेस जानती थी वो, इजिप्शियन, मिस्री लैंग्वेज भी जानती थी वो। इसके अलावा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबका ज्ञान था उसे, मेडिसिन का ज्ञान था उसे, बहुत ज़्यादा बड़ी स्कॉलर थी वो, बहुत चीज़ों का ज्ञान था उसे। वो सिंगल मदर थी। पर अगर इसके जगह पे कोई आदमी होता तो उसे ग्रेट का नाम दिया जाता, बादशाह बताया जाता, पर चूंकि ये एक औरत थी और इसने जो कुछ भी किया अपने को सरवाइव करने के लिए किया, और अगर ये नहीं करती तो इसके साथ इसके भाई लोग करते, दूसरे लोग इसे मार के फिकवा देते। यानी इसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने को सरवाइव करने के लिए किया। कि और इसका सबसे बड़ा गवाह ये है कि जो इतिहासकार है ग्रीक के, प्लूटार्च, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी पूरी किताबों में क्लियोपैत्रा के बारे में लिखा है कि वो किस ढंग की शासिका थी और कितना अच्छा राज चला रही थी। उसके ज़माने में सूखा पड़ा, प्लेग हुआ, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा वो सोने चांदी के सिक्के चलवाए जिसके अंदर उसके पिक्चर्स लगे हुए थे। वो मर्दों की तरह, फराओं की तरह, यानी मिस्र के जो राजा होते उसके तरह कपड़े पहनती थी, शासन करती थी और बहुत अच्छा शासन करती थी, क्योंकि वो बहुत ही एजुकेटेड थी, पर वो एक महिला थी। इसकी वजह से तो इन किताबों में तो लोग ज़्यादा उसे समझ नहीं पाए। 1963 में एक पिक्चर आई थी, बहुत बड़ी हॉलीवुड की पिक्चर आई थी, जिसमें मेन लीड किया था एलिजाबेथ टेलर ने। पिक्चर का नाम था क्लियोपैत्रा, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत ढंग से क्लियोपैत्रा को एक सेड्यूस, यानी एक सेक्स सिंबल दिखाया गया, बहुत ही खूबसूरत। पर वो सिर्फ ऐसी नहीं थी। इस पिक्चर को 11 ऑस्कर नॉमिनेट किया गया था और 4 ऑस्कर दिया गया, 1 ऑस्कर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भी दिया गया था। तो सोचो ये कितनी बड़ी पिक्चर थी और किस ढंग से क्लियोपैत्रा को पेश किया गया था। पर रियल में क्लियोपैत्रा लड़कों की तरह रहती थी और उसने जो कुछ भी किया, जो उसके साथ होता उसने टीट फॉर टैट किया, दूसरे के साथ किया, सिर्फ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये सब काम वो कर रही थी। इसीलिए समाज में इतनी सारी औरतें गुजरी, लेकिन इतिहास में सिर्फ क्लियोपैत्रा ने ही अपना जगह बनाया। क्यों? क्योंकि यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर, क्योंकि वो थी ऐसी। और उस ज़माने में सिर्फ फैशन आइकॉन उसे कहा जाने लगा, जिस ढंग से वो रहती थी। यानी आप जो आईलाइनर देखते हैं, आईलाइनर जो लड़कियां लगाती हैं, ये मिस्र और क्लियोपैत्रा की ही देन है। उस ज़माने में क्या होता था कि मिस्र में नील नदी में काफ़ी
संक्रमण फैल गया था और लोग अपने आंखों के ऊपर एक जड़ी बूटी लगाया करते थे नीले कलर का, और जो हरा और नीले कलर का बाद में ये फैशन बन गया और ये आईलाइनर बन गया। उसके अलावा उसके लाल लाल बाल, उसके ओरिजिनल गॉड गिफ्ट लाल बाल थे, आज तो लोग कलर करते हैं। तो इस ढंग की ऐसी खूबसूरत महिला जो समाज में इतना कुछ किया, उसने लड़ने के लिए, काम करने के लिए, शी वॉज वेरी गुड पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिक्स खेल करके उसको पता था कि कब कहाँ पे उसको कौन सा काम करना है, इसीलिए वो अपने को सरवाइव कर रही थी और इतिहास में अपना जगह बना रही थी। लोग उसे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, पर वो एक महान शासिका थी और समाज में उसने अपना भी एक पोजीशन बना के रखा। मैं और ज़्यादा नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए धन्यवाद।